हेलो। चलिए भाई साहब शुरू करिए। संस्कार जी, आप म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, है ना? अभी बैठक शुरू हो रही है। नरोत्तम भाई 5 मिनट रुकिए। शुरू कर दूं? हाँ भाई साहब नहीं शुरू भैया, कर दीजिए। 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट। राजू भैया हेलो 5 मिनट रुकूं? जी 5 मिनट रुकिए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ चंपालाल जी भाई साहब, अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए। माइक अपना अपना सब लोग बंद रखें, ऐसा बोल। माइक चालू ना करें, पीछे से बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आता है। अभी आप बोलो भी तो कि आ रहा है। राजू भैया शुरू करें बैठक? जी भाई सब चालू करिए। हाँ कुंदन जी। जी कुंदन भाई शुरू कर दूं? हाँ शुरू कर दीजिए। आज की इस समाज ओबीसी समाज प्रमुखों की छिंदवाड़ा जिले की बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय सांसद ग्वालियर से श्री विवेक शेजवलकर जी जुड़े हुए हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा माननीय भगत सिंह जी कुशवाहा जुड़े हुए हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जिले से जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री राजू नंदवंशी जी जुड़े हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और संभाग हमारे बीच में भोले शंकर सोनी जी और सुरेंद्र राठौर जी जुड़े हुए हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और मैं उपस्थित सभी समाज ओबीसी समाज प्रमुखों का और छिंदवाड़ा जिले के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं इस बैठक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संभाग प्रभारी सुरेंद्र जी से भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे कृपया इस बैठक को संबोधित करें। और विषय जो है वो विषय हमारे बीच में रखने के लिए प्रमुख रूप से माननीय सांसद जी उपस्थित हैं। तो इसके बाद हम माननीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा करेंगे और उसके बाद में फिर सांसद जी से। सुरेंद्र जी भाई साहब शुरू कर दीजिए। सुरेंद्र भाई साहब, आपका माइक म्यूट मोड में जी। आज की बैठक में उपस्थित पिछड़ा वर्ग समाज के प्रमुख जन, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी, जिनके नेतृत्व में, जिनकी ऊर्जा के साथ में पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने नए आयामों को छुआ है, ऐसे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी,
ग्वालियर क्षेत्र से सांसद हमारे आदरणीय मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ आदरणीय विवेक सेजवलकर जी, जिनका मार्गदर्शन संपूर्ण पार्टी को समय समय पर होता रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे आधार स्तंभ हैं, ऐसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन पाकर हम गौरवान्वित होंगे। मैं उनका इस बैठक में उनके मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उसके लिए उनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सब समाज प्रमुख जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु हैं, हम सब ने अपने अपने क्षेत्रों में समाज के लिए योगदान दिया है, समाज को जोड़ने का काम किया है, क्षेत्र में सेवा कार्य किए हैं। ऐसे सभी सम्मानीय कार्यकर्ता बंधुओं, पदाधिकारी बंधुओं और समाज सेवा में जो लगे लोग हैं, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित किया। ऐसे समाज सेवियों को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। आज की जो बैठक है वह इसलिए है कि पिछले एक वर्ष में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 साल 30 मई को पूर्ण हुए हैं, तो हमारे 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताने के लिए हमारे बीच में माननीय सेजवलकर जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, उनसे पहले भगत सिंह जी को बुलवाना है। जी भाई पहले साहब। मैं उससे पूर्व माननीय भगत सिंह जी कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा कि वे हमें यथोचित मार्गदर्शन दें। माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी। आज के इस छिंदवाड़ा जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के समाज के प्रमुखों की बैठक में मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए हमारे सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, पूर्व में संघ के स्वयंसेवक और वर्तमान में ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से सांसद श्री विवेक नारायण सेजवलकर जी, साथ में उपस्थित मेरे संभाग के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र राठौड़ जी, साथ में उपस्थित मेरे संभाग के प्रभारी श्री भोला शंकर जी सोनी जी, प्रदेश की वर्किंग कमेटी के आप भी सदस्य हैं, उपस्थित मेरे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वीडियो का कॉन्फ्रेंस को संचालित कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी पदाधिकारी कुंदन जी, प्रतीक जी, राजेंद्र जी, अमित चौधरी जी, संजय जी, राजेश जी, संस्कार जी, और इस छिंदवाड़ा जिले में निवासरत सभी मेरे प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण और छिंदवाड़ा जिले की के हमारे ऊर्जावान और यशस्वी जिले के अध्यक्ष राजू नंदवंशी जी, महामंत्री नरोत्तम चंद्रवंशी जी, उपस्थित मेरे छिंदवाड़ा जिले के सभी पदाधिकारीगण, और जैसा कि माननीय देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी के निर्देशन में और मध्य प्रदेश में हम जिनके निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री श्री सुहास भगत जी के निर्देशन में जैसा तय हुआ था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को पूर्ण हुआ है, और 1 वर्ष की जो उपलब्धि है उसको लेकर हम पिछड़ा वर्ग के समाज जनों के बीच में जाएंगे। तो उसको लेकर ऐसा तय हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में जिलावार हम समाज के प्रमुखों की वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ऐसे आज समाज के इस प्रमुख लोगों की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए मेरे छिंदवाड़ा जिले के सभी समाज का नेतृत्व करने वाले, पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व करने वाले सभी समाज जनों का मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आप और आपका परिवार सुख शांति और समृद्धि से भरपूर हो, आप यशस्वी हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं।
पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष को लेकर, उपलब्धि को लेकर हम सबके बीच में वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हम सबके नेता, ग्वालियर के सांसद श्री विवेक नारायण सेजबलकर जी को हम सबके बीच में हमारे आज के इस विषय को लेकर, आत्मनिर्भर भारत की और अगला कदम हमारा उसको लेकर, हम सब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पिछड़ा वर्ग को क्या करना है, आगे हमारी क्या भूमिका होगी, उसको लेकर हम भाई साहब के हमारे मुखाग्रबिंद से अमृत वचन जो निकलेंगे। मेरे सभी समाज जन जो आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है कि अपने अंतःकरण में उतारते हुए हम जिस वर्ग में, जिस समाज में, जिस संगठन में नेतृत्व करते हैं, उनके बीच में जाकर उस विचार को हम साझा करेंगे और इस देश और राष्ट्र के सम्मान को अब माननीय सांसद महोदय से आग्रह है कि वे हम सबको मार्गदर्शन देंगे। परम आदरणीय विवेक नारायण जी सेजबलकर जी। सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी हेलो जी जी आ रही है भाई साहब। जी वैसे आ रही है। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मान्यवर प्रदेश अध्यक्ष महोदय मोर्चे के श्री भगत सिंह कुशवाहा जी, वहाँ पर उपस्थित मान्यवर सुरेंद्र राठौर जी, भोला शंकर जी, मोर्चे के सभी मेरे पदाधिकारी भाइयों, जिले के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं और क्षेत्र के सभी नागरिक भाइयों बहनों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। छिंदवाड़ा में मैं जब स्वर्गीय पटवा जी ने चुनाव लड़ा था कमलनाथ जी के खिलाफ, तब मैं वहां पर चुनाव के लिए आया था। 7-8 दिन तक मुझे वहां रहने का अवसर मिला था। आज उसके बाद आप लोगों ने मुझे आपसे मिलने का अवसर दिया। मैं जिले के सभी मेरे मित्रों का, पदाधिकारियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम एक विशेष प्रयोजन से इस वर्चुअल मीटिंग में, आभासी सभा कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। आज एक और जो घटना परसों रात को हमारी चीन की और भारत की सीमा पर जो घटी है, हमारे बहादुर जवानों ने बलिदान कर हमारी मातृभूमि की रक्षा की है। 1 इंच भी हम जमीन किसी को नहीं लेने देंगे, ये जो हमारा देश का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज उन सभी मेरे बहादुर जवानों ने अपना बलिदान किया है। इस अपनी बैठक की शुरुआत में मैं उन सभी बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके जो परिजन हैं और सारा देश आज उनके हमारे बीच से जाने के कारण शोकमग्न है। मैं इस अवसर पर उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना भी करता हूँ। उनके परिवार के साथ हम सब लोग हैं और उनका एक बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, भारत इसको कभी भूल नहीं पाएगा, ऐसा संकल्प मैं आज आप सबके साथ उनके समक्ष करना चाह रहा हूँ। आज एक और जो विशेष मोदी जी का जो मोदी 2 के रूप में सारे मीडिया वाले कहते हैं, इस कार्यकाल का 1 साल पूरा 30 तारीख को हुआ है। इसके उपलक्ष्य में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय किया कि चूंकि कोरोना के इस काल में बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं हो सकते, इस कारण जिला स्तर पर इस तरह की सभाएं आयोजित की जाएं और इसके माध्यम से इससे 1 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं उसकी जानकारी हम सब कार्यकर्ताओं को मिले, जनता को मिले और जो हमारे प्रशंसक और जो हमसे जुड़े हुए सभी लोग हैं जो आज इस सभा के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, उन सभी तक वो 1 साल की जो उपलब्धियां हैं वो पहुंचे। इस दृष्टि से आज का इस कार्यक्रम की आयोजना यहाँ पर की गई है। भाइयों, जो आज से 6 साल पहले जब मोदी जी ने पहली बार सत्ता संभाली थी, प्रधानमंत्री बने थे, तब जो है तब वास्तव में उन्होंने ये कहा था कि लोगों की जरूरतें हम पूरी करेंगे। उन्होंने जब शपथ ली, जब वो गए थे संसद में, तो उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि ये सरकार गरीबों के लिए काम करेगी और लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए ये 5 साल का कार्यकाल एक तरह से उन्होंने टारगेट के रूप में रखा था। और सब जानते हैं कि उस 5 सालों के अंदर वास्तव में जो गरीब लोग थे जिनके लिए सरकार में हम लोग आए थे, उनके उत्थान के लिए, उनके जीवन को और अधिक अच्छा बनाने के लिए अनेकों योजनाएं लागू हुई। चाहे फिर वो उसमें जनधन योजना की बात हम करें, चाहे आयुष्मान भारत की हम बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें,
प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए। हमारा टारगेट भी कि 2022 तक सबको हम आवास उपलब्ध कराएंगे। तो पहले कार्यकाल में इन बातों की ओर ध्यान दिया गया और लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए जो संकल्प हमने लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम मोदी जी के नेतृत्व में जुटे रहे। दूसरी बार जब मोदी जी ने शपथ ली तो उन्होंने संविधान की शपथ लेकर के और संविधान के अनुसार हमारा देश चलेगा, और पहले कार्यकाल में लोगों की जरूरतें पूरी करने का काम हमने किया, और अब इस दूसरे कार्यकाल में मोदी जी ने यह संकल्प लिया था कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने का काम हम करेंगे। इस संकल्प के साथ सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया, और मुझे ये कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 1 वर्ष में ऐसे कई काम हमारी सरकार ने किए जो कि पिछली कांग्रेस की कई सरकारें सोचती थी, योजना भी बनाती थी, वायदे भी करती थी, पर कभी कर नहीं पाए। ऐसे अनेकों काम इस कार्यकाल में हुए जो देश के कई लोग इस पर कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह कभी हो सकता है। हम सब जानते हैं कि 3 तलाक का जो कानून था, काला कानून, वो हम लोगों ने समाप्त किया, और हमारी मुस्लिम महिलाएं जो थी, बहनें थी, एक तरह से उनके जीवन में एक बड़ी क्रांति लाने का काम इस काम से अपना हुआ। फिर धारा 370 समाप्त करने की बात हम कर रहे हैं। धारा 370 कभी समाप्त हो सकती है, इस तरह का विचार भी लोग नहीं किया करते थे। लोग कहते थे असंभव है। ये भी लोगों ने कहा कि अगर 370 हटा दी गई तो पता नहीं कश्मीर में क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी, मालूम नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। पर हम सब ने देखा कि जिस कुशलता के साथ और सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ था, और इसी कारण 370 धारा हटी, और आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर और लद्दाख जो प्रांत का निर्माण माननीय मोदी जी ने किया, आज दोनों ही प्रदेश लगातार तेजी से विकास की ओर चल रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में सबके लिए समान कानून है, सभी कानून वहां लागू होंगे। आप सबको मालूम है कि वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की कोई प्रावधान हुआ नहीं करता था 370 होने के कारण। अब वहां पर आरक्षण का भी कानून लागू हो रहा है, और लाखों लोगों को, ऐसे अनेकों लोग थे जिनको 370 धारा के कारण वहां की नागरिकता नहीं मिलती थी। लाखों ऐसे लोग जो वहां पर रह रहे थे, उनको नागरिकता देने का काम भी कानून बनाकर किया गया। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण काम हुआ, वो जो हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के जो ऐसे अनेकों नागरिक भारत के अंदर निवास कर रहे थे, जो वहां से प्रताड़ित होकर के आए, और उन सब के लिए भारत की नागरिकता देने के लिए कानून सीएए के नाम से जिसको बताया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको भी लागू करके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किया, मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने किया। नेहरू जी से लेकर सभी लोगों की बड़ी इच्छा थी कि वास्तव में उन लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश तब नहीं था, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? आज भारत के अलावा उनका कोई ठिकाना नहीं है। उन सबको नागरिकता देकर उनको सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा काम हमारे इस 1 साल के अंदर हुआ। राम मंदिर की जो एक तरह से हम सबकी आकांक्षा थी कि राम मंदिर, जहाँ पर रामलला विराज रहे थे, राम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में, वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो, हम लोगों ने इंतजार किया। हम लोग पहले से ही कहा करते थे कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे, इंतजार किया, और एक तरह से हमारे तो ये एक परीक्षा हमारी थी कि किस तरह से हम संयम रखते हैं। हम उस परीक्षा में सफल हुए, और कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया, और माननीय मोदी जी के कार्यकाल में एक सबसे बड़ा भी ये काम हुआ है। इसके अलावा आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए हम सब जानते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, एयर स्ट्राइक की बात हो, इसके बाद गैर कानूनी गतिविधियां रोकने के लिए भी एक कानून लाया गया, जिसके कारण ऐसे लोग जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हुआ करते थे, उन पर नकेल कसने का काम भी यहाँ पर हुआ। एक और बहुत बड़ा बात इस देश में हम लोगों ने की कि आज तक जिस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए हमें प्रदेश के जो सरकारें हुआ करती थी, वहां पर भी जाकर के बिना उनकी अनुमति के इस तरह की कार्रवाई नहीं हुआ करती थी, पर अब एनआईए सीधे कार्रवाई कर सकती है। इस तरह का भी संशोधन कानून के अंदर हम लोगों ने किया। तो मेरा ये कहना है कि इस 1 साल के कार्यकाल में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए जितनी कार्रवाई यहाँ पर हुई है और जितनी सफलता हुई है, सैकड़ों आतंकवादी जो है वो या तो मौत के घाट उतार दिए गए या उनको शरण आना पड़ा, और एक तरह से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए इस 1 साल में बहुत काम इस सारे हमारे देश के अंदर हुआ। और आर्थिक सुधारों के मामले में अगर अपन कहें तो इस बजट के अंदर ऐसे कई प्रावधान किए गए जिससे कि उद्योगों को बढ़ावा मिले, कॉर्पोरेट जगत को एक तरह से अधिक से अधिक अच्छी तरह से अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देने के लिए, इस देश को समृद्ध बनाने के लिए कॉर्पोरेट लॉज में भी बहुत सारे अमेंडमेंट वहां पर हुए।
बाहर के लोग यहाँ पर आकर निवेश कर सकें। मेक इन इंडिया इस तरह का भी अपने नारा दिया और इस तरह के भी कई सारे निवेश यहाँ पर आने का रास्ता हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने इसका प्रशस्त किया। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे काम हुए जिससे कि उद्योगों को बढ़ावा मिले, खासकर जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी योजनाएं लागू यहाँ पर की गई और उसका लाभ उठाकर मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में इस विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा देश तेजी से तरक्की आगे करेगा। जब ये कहा जाता है कि तरक्की जब होती है जब मांग बढ़ती है, डिमांड बढ़ने के लिए जरूरी है कि लोगों के हाथ में पैसा हो। उसके लिए भी बजट में काफी कुछ प्रावधान किया गया है। विवेक जी भाई साहब आपका माइक म्यूट हो गया है। विवेक जी भाई साहब, आदरणीय सांसद जी, आपका माइक बंद हो गया है, आवाज नहीं आ रही। विवेक जी भाई साहब, माननीय सांसद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। माइक चालू कर लीजिए। आज हमारा देश फोन लगा के बोल दो भाई। जूझ रहा है। आने लगी आवाज। आज कोरोना जो है, कोरोना एक तरह से विश्व के सामने एक बहुत बड़े संकट के रूप में विद्यमान है। ये ऐसा संकट है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। आज अनेकों जो वैज्ञानिक हैं, जो अनेक एक्सपर्ट्स हैं, तो इसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण इसका मुकाबला कैसे किया जाए, इसके बारे में अनेकों अपने अपने देश के अलग अलग लोगों ने तरीके से इसका मुकाबला किया। हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे देश को एक साथ लेकर के और लॉकडाउन जो लागू किया, आज ये कहा जाता है कि ये ऐसा अच्छा कदम था कि अगर समय पर लॉकडाउन नहीं होता तो आज हमारे देश की स्थिति जो है, जो सारे दुनिया में काफी अनेकों देशों की तुलना में बहुत कंफर्टेबल है, वो शायद नहीं होती। वास्तव में ये मोदी जी कर सकते थे, जिनके प्रति जनता का अटूट विश्वास है और उस विश्वास के भरोसे मोदी जी ने जब लॉकडाउन दूसरी मीटिंग में हो सकता है। लॉकडाउन जारी हुआ था तो करीब 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज जो गरीबों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिससे कि जो लोग रोज कमाने खाने वाला जो वर्ग था वो संकट में न पड़े, तत्काल उनको सहायता देने के लिए करीब 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा हुई। इतना ही नहीं, बार बार अपोजिशन कहता है कि लोगों को कैश दीजिए, तो अब ये भी लोगों को हमें बताना पड़ेगा कि लगभग करीब 30 करोड़ ऐसे लोग थे जिनको कि अनेकों योजनाओं के माध्यम से, फिर वो उज्ज्वला योजना में 3-3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात हो, फिर जो है करोड़ों महिलाओं को उनके जनधन खातों में 500 रुपया प्रति माह जमा होने की बात हो, चाहे विधवा और वरिष्ठ पेंशन जो धारी हैं उनके खातों में सीधे रकम जमा होने की बात हो, करोड़ों कामगारों के खातों में सीधे रकम जमा की गई और इससे लगभग 30 करोड़ ऐसे लोग थे जिनको सीधा कैश का फायदा इस कोरोना से झगड़ने के लिए, कोरोना से एक तरह से संघर्ष में अपना योगदान देने के लिए और उनको अपने जीवन को चलाने के लिए मोदी की सरकार ने किया। इतना ही नहीं, आप सब जानते हैं कि सारी दुनिया ने इस बात की प्रशंसा की कि जिस तरह से अनुशासित ढंग से माननीय मोदी जी ने संघर्ष का ऐलान भी किया और एक नेता के रूप में सारे विश्व में भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। पर आगे अब आने वाले समय में अभी हो सकता है कि और अधिक दिनों तक हमें इससे संघर्ष में रहना पड़े। अभी खतरा टला नहीं है और अभी भी हम संघर्ष में हैं और ये बात सही है कि सारी दुनिया से हमारी स्थिति बेहतर है, पर फिर भी कोरोना पर निर्णायक विजय प्राप्त करने के लिए आज भी हमें उन सभी बातों को मानना पड़ेगा, उन सभी माननीय मोदी जी के आदेशों को पालन करना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले समय में हम निर्णायक लड़ाई जीत सके। आज भी सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत जरूरत है। आज कई बार ये देखने में आ रहा है कि जैसे ही बाजार खुलते हैं तो एक तरह से बहुत भीड़ भरा माहौल सारे कई स्थानों पर होता है। मेरा तो ये निवेदन है आपके माध्यम से सभी के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का अपन पालन करें। लगातार जो मास्क की बात मोदी जी ने की है उसके लिए भी बहुत आग्रह होना चाहिए और मेरा मानना है इन सब बातों का अगर अपन पालन करते हैं
तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम कोरोना से लड़ाई जरूर जीत सकते हैं। किसानों के लिए भी माननीय मोदी जी ने अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं। ये जो सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसमें वृद्धि की है, और जिससे कि किसान एक खुशहाल जीवन यापन कर सके, उसको उसके उत्पादों का उचित मूल्य उनको मिल सके। अभी हाल ही में आप सबको जानकारी होगी कि कानून में संशोधन करके एक आवश्यक वस्तु अधिनियम में अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत किसान जो है अपनी फसल देश के किसी भी कोने में जाकर के बेच सकता है। अब तक जो है कई कई जिले के बाहर जाने के लिए रोक थी, कई प्रदेश के बाहर बेचने के लिए रोक थी। किसान अपनी फसल एक तरह से उनको ये जो ई पोर्टल के माध्यम से भी सारे देश के अंदर बेच सकता है। इस तरह का कानून में संशोधन अभी हमारी सरकार ने किया है। हमारे प्रदेश के नेता और हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक तरह से उसका डिक्लेरेशन किया था, हम सब लोगों ने सुना होगा। किसानों के हित के लिए भी लगातार ये सरकार प्रयासशील है। एक बात और सारी दुनिया ने इस बार समझी है कि जिस तरह सारी दुनिया के देश जो है किसी न किसी तरह से चीन पर एक तरह से डिपेंडेंट हैं, और ये निर्भरता खत्म करने के लिए आत्मनिर्भर बनने का दावा सबने किया है। और हमारे माननीय मोदी जी ने भी एक तरह से सारे देश के सामने आह्वान रखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत की हम लोगों ने कल्पना की है। आत्मनिर्भर का मतलब आत्म केंद्रित नहीं है। आत्मनिर्भर का ये मतलब है कि हम जो है पहले आत्मनिर्भर होंगे और ग्लोबल होंगे, मतलब पहले लोकल और फिर ग्लोबल। और वो लोकल के लिए वोकल होने की बात भी माननीय मोदी जी ने की है। हम सब जानते हैं कि जब तक हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल उत्पाद जो है उनको हम नहीं अपनाएंगे, तब तक हम आत्मनिर्भरता की ओर हम नहीं बढ़ सकते। इसलिए वोकल फॉर लोकल ये एक बहुत बड़ा मंत्र माननीय मोदी जी ने हम सबको दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि उनके इस मंत्र से न केवल छोटे छोटे रोजगार पैदा होंगे, छोटे उद्योगों एमएसएमई को जो है वो बहुत मदद मिलेगी, और एक स्वाभिमानी भारत में स्वाभिमानी नागरिक के रूप में एक तरह से रहने का एक हम लोगों को मौका भी मिलेगा। तो वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ये वास्तव में आज मंत्र के रूप में हम सब लोगों के सामने है। ये बात सही कि आज कोरोना के कारण देश में काफी संकट की स्थिति आज बनी हुई है। रोजगार का संकट हो सकता है, आर्थिक स्थिति भी हमारी उतनी जितनी आर्थिक स्थिति भी एक तरह से मैं कहूँ कि जीडीपी का भी ग्रोथ काफी कम हो रही है। पर मित्रों, हमको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में जिस तरह से हमारी सरकार, हमारे माननीय नेता मोदी जी जिस तरह देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे मुझे इस बात पे जरा भी शक नहीं है कि आने वाले समय में जो समस्या हमारे सामने है, जो एक तरह से जो परिस्थिति हमारे सामने है, वो उसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार कर और एक तरह से इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जिस भारत की हम कल्पना करते हैं, हमारा देश फिर से विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे, ये जो हम लोगों का संकल्प है, ये पूरा करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि माननीय मोदी के नेतृत्व में जो बातों की ओर उन्होंने ध्यान दिलवाया है, चाहे फिर मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो, चाहे वो लोकल के लिए वोकल होने की बात हो, इन सब बातों की और अनुशासित रहकर और कोरोना के से संघर्ष करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क पहनने की बात हो, ये सारी की सारी बातें हम करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य हमारा उज्जवल है और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम तेजी से और आगे बढ़ेंगे। मित्रों, एक बात और कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आज सारी दुनिया जो है हमारे नेता मनोहर मोदी जी की ओर देख रही है। जिस तरह से इस कोरोना के संकट को हमारे भारत ने जिस तरह से उसके संघर्ष किया है, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत जो है इस कोरोना से निर्णायक लड़ाई में अपने आप को रखा है, वो सारी दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई है। जो मॉडल मोदी जी ने यहाँ पर बनाया है, उस मॉडल की तारीफ सारी दुनिया कर रही है। ये और हम खुद संकट में होते हुए भी आज हम भी कोरोना से पीड़ित हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी हमारे माननीय मोदी जी ने और हमारे भारत ने सारी दुनिया को दवाइयां सप्लाई करने का काम बहुत किया है। हमने टनों दवाइयां सारी दुनिया को सप्लाई की है, जिससे कि वो लोग कोरोना के संघर्ष में अपनी अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा सके। हमने न केवल अपने देश में कोरोना से संघर्ष किया है, पर सारी दुनिया को इस कोरोना से संघर्ष करने के लिए न केवल प्रेरणा दी है, पर उनको मदद भी की है। तो यही कारण आज अगर ये जब बात आई दुनिया के सामने कि सबसे अधिक अच्छी तरह से कौन से देश में कोरोना से संघर्ष हो रहा है, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबसे अच्छी तरह संघर्ष कर रहा है। ये बात सारी दुनिया ने मानी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह मित्रों कि भारतीय जनता जो है, हमारे देश की जनता का मोदी जी में अटूट विश्वास, 135 करोड़ की जनता माननीय मोदी जी के साथ है और इसी समर्थन के कारण आज हमारा देश दुनिया के सिरमौर बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। जो एक तरह से कोरोना के रूप में हमारे सामने चुनौती है,
उसको हम अवसर के रूप में बदलेंगे और आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में ये देश और तेजी से आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। इसके बारे में कोई शंका अपने किसी ने मन में नहीं रखना चाहिए। मोदी ही है, वो सब कुछ कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। ये जो बात पहले भी कही गई थी, आगे भी जरूर सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। एक और बात मैं कह करके बात समाप्त करूंगा। आज चीन का भी एक बहुत बड़ा संकट आज हमारे सामने है। आज सारी दुनिया हमारी ओर इस बात के लिए भी देख रही है। आज चीन के जो रिश्ते हैं वो केवल भारत के साथ नहीं, पर यूरोप के अनेक देश, चाहे अमेरिका हो, अनेकों देशों के साथ आज चीन के रिश्ते अच्छे नहीं है। और इसी कारण चीन से हम किस तरह से निपटते हैं या चीन से हम किस तरह से अपनी जो मुद्दों को सुलझाते हैं, इसके लिए भी आज सारी दुनिया आज हम हमारी ओर देख रही है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब मोदी जी के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मोदी जी की ताकत इस देश की 135 करोड़ जनता है। मैं मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि अभी भी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये घोषणा की है कि 19 तारीख को 5:30 बजे सभी विपक्षी दलों के साथ वो बैठक करने जा रहे हैं। आज जब देश के ऊपर संकट छाया हुआ है, उस समय विपक्ष पक्ष दोनों राजनीति भूलकर और इस देश की रक्षा कैसे करें, देश का सम्मान कैसे हम बरकरार रखें, और जो संकट के रूप में आज चीन हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, उससे किस तरह हम पार पाए, इस दृष्टि से बैठक होने वाली है। मैं इस बैठक के सफलता की और इसमें कोई अच्छा निकलेगा, इस तरह की शुभकामना व्यक्त करना चाह रहा हूँ। तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि सारे देश को और सारे पार्टियों को विश्वास में लेकर वो आगे के कदम की घोषणा करने वाले। हो सकता है ये भी एक संकेत हो कि जिस तरह सीएए खत्म हुआ, जिस तरह 3 तलाक खत्म हुआ, जिस तरह धारा 370 समाप्त हुई, जिस तरह अनेकों कानून हम लोगों ने बनाए, राम मंदिर का निर्माण हम लोगों ने किया, हो सकता है कि आज वो समय भी आ गया हो जबकि लगभग 1962 के बाद से इतने 60-70 साल हो गए, 60 तो हो ही गए होंगे। तो ये जो चीन की समस्या जो बनी हुई है, वास्तव में चीन के साथ संबंध हमारे तभी से खराब होना चालू हुए थे, पर वास्तव में हम लोगों ने एक तो संयम रखकर और अब तक ये प्रयास किया कि हमारे संबंध चीन से अच्छे रहे। आगे भी हम चाहते हैं कि चीन से संबंध हमारे अच्छे रहे, और मेरा तो मानना है कि वो समय भी अब शायद आ गया है कि चीन के साथ जो हमारा संघर्ष है या चीन के साथ जो हमारा विवाद है, उस विवाद को भी एक बार फाइनली निपटने का भी शायद समय आ गया होगा। और वो का शायद संकेत होगा 1 साल के अंदर, और 1 साल के दूसरे साल में ये जो ये समस्या जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आज हमारे सामने है, इसका भी शायद समाधान आने वाले समय में होना होगा। इसी प्रभु की इच्छा दिखती है। हम सब मिलकर मोदी जी के साथ खड़े हों, हम सब मिलकर मोदी जी को एक ताकत के रूप में उनके साथ रहें, ऐसा आह्वान मैं आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस देश की जनता से भी करना चाहूंगा। आज मोदी जी का 1 साल पूर्ण होने के बाद जो इस तरह की कार्यक्रम जगह जगह पर हो रहे हैं, कई सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, और एक सशक्त आवाज के रूप में भारतीय जनता पार्टी और इस देश में, ये देश जो है आज दुनिया का सिरमौर बने और मोदी जी के नेतृत्व में हम सब तेजी से आगे बढ़े, इस शुभकामना के साथ आज इस बैठक में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आप सब लोगों ने, खासकर छिंदवाड़ा के मेरे मित्रों को पुनः एक बार धन्यवाद कि जैसे मैंने शुरुआत में बताया, पटवा जी के चुनाव के समय हम लोग वहां पर आए थे ग्वालियर से, और उसके बाद आज आप सब लोगों के साथ रूबरू होने का आप लोगों ने मौका दिया। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जब भी कभी आप दिल्ली आए या ग्वालियर आए तो जरूर मुझसे संपर्क करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सब लोगों के साथ बैठकर और एक तरह से आपसे मिलने मिले। फिर से एक बार उन सभी मेरे मित्रों को, कार्यकर्ता भाइयों बहनों को और सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी। सुरेंद्र भाई साहब। हाँ, समापन के लिए, आभार के लिए बोल दे किसी को। हमारी पंचायत का नाम लिख। जिलाध्यक्ष जी को बोल सकते हैं। जी जी। हाँ, आवाज आ रही है भाई साहब मेरी? जी आ रही है। आभार प्रदर्शन करते हैं जिलाध्यक्ष जी। जी भाई साहब, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। जिलाध्यक्ष आभार प्रदर्शन करेंगे। जी, आज छिंदवाड़ा जिले की इस समाज प्रमुख की भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक में उपस्थित हमारे इस बैठक के मुख्य वक्ता माननीय विवेक सेजवलकर जी, जो कि सांसद है ग्वालियर से, हमारे भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय सुरेंद्र राठौर जी, आदरणीय भोले शंकर सोनी जी, समस्त भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिला कार्य समिति सदस्य एवं सभी कार्यकर्ता जो आज इस बैठक में जुड़कर सबको
भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला छिंदवाड़ा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार। राजू जी। जी आप सभी का इस बैठक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और बैठक समाप्ति की घोषणा की जाती है। जय श्री राम। धन्यवाद।